नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले डिस्कशन में हमने गजकेसरी योग के बारे में बात की थी। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम चंद्रादि योगों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। इसी के साथ में हम कुछ और भी योगों के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे केमद्रुम योग, अधियोग, शकट योग, अनफा सुनफा और दुर्धरा योग। और आज हमारे साथ फिर से श्री सुनील पांडे जी हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। सुनील पांडे जी, आपका स्वागत है सर। जी प्रणाम। जी प्रणाम सर। आज देखिए, हाँ जी सर बोलिए। देखिए, चंद्रमा जो है ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है और शास्त्रों में बताया गया है चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जातक का मन है। आप देखिए कि सारा योग जो है मन पर आधारित है। यहाँ तक कि महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वित्ति निरोधा स योग, अपने मानसिक वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। जी, अपने मन में जो भी वृत्ति है, जो भी व्यर्थ की सोच है, उसको रोकना ही योग है। तो यानी कि अगर आप देखिए को पूरा योग, पूरा ज्योतिष जो है एक मन पर आधारित है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान होगा, चंद्रमा पक्ष बल में बलवान होगा, तो जातक में मानसिक बल होगा, आत्मबल होगा। जब मानसिक बल होगा, आत्मबल होगा, तो संकल्प लेने की क्षमता आएगी। जब संकल्प लेने की क्षमता आएगी तो उसका उद्देश्य एक ना एक दिन पूर्ण होगा। जी, तो इसीलिए चंद्रमा महत्वपूर्ण है और इसीलिए चंद्रमा से बहुत सारे राजयोग भी हैं और दुर्योग भी हैं। जैसे गज केसरी योग है, राजयोग है, अधियोग है, राजयोग है, अनफा सुनफा दुरुधरा राजयोग है। लेकिन इससे बनने वाले अशुभ योग भी हैं, जैसे केमद्रुम योग है, सकट योग है, इससे बनने वाले अशुभ योग है। तो अगर राजयोग बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका मानसिक बल बढ़ा होगा, संकल्प की क्षमता ज्यादा होगी। और अगर जो है अशुभ योग बन रहे हैं केमद्रुम में और सकट जैसे योग बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक बल उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से संकल्प शक्ति कम हो जाएगी। देखिए, हमारे ऋग्वेद में ये बताया गया है कि सफलता के पीछे का मुख्य कारण आत्मनियंत्रण है। जिसका अपने ऊपर जितना ही नियंत्रण होगा वह उतना ही सफल है। तो हर तरह से देखें कि मन ही सब कुछ है। यहां तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े हैं, मन इसकी बागडोर है, सारथी जो है बुद्ध है, रथी आत्मा है। यदि सारथी अच्छा होगा तो मन पे कंट्रोल रखेगा तो रथी यानी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखें कि मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है। तो आज हम सबसे पहले जो है केमद्रुम योग के बारे में बात करेंगे। जी, ये योग है क्या, इस योग के क्या दुष्परिणाम है, यह योग कैसे बनता है। बृहद पराशरी होरा शास्त्र के अनुसार यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह ना हो और लग्न से भी केंद्र स्थान में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक
विद्या बुद्धि से हीन एवं निर्धन होता, ऐसा मतलब पराशरी शास्त्र में कहा गया है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी कहा गया केंद्र से भी, माने चंद्रमा के आगे पीछे भी ना कोई ग्रह हो तब, और केंद्र से भी मतलब लग्न से केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो तब भी जो है केमद्रुम योग बनता है। तो केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक को अपनी सफलता के लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है, या जो है उसका मेहनत ज्यादा होता है लेकिन उसका जो है भौतिक परिणाम उतना ही अल्प होता है। तो यह एक प्रकार का दुर्योग है जिससे जो है जातक की चाहे जो भी क्षमता हो लेकिन उसका भौतिक परिणाम मिलने में असमर्थ होता है। लेकिन एक चीज आप ये भी देखें कि केमद्रुम योग भंग भी कई तरह से होता है। जी जी जी। हाँ, यदि पहला है उसमें यदि चंद्रमा या शुक्र केंद्रगत मतलब लग्न से केंद्रगत हो करके गुरु से दृष्ट हो तो केमद्रुम योग नहीं होता है। इसका दूसरा जो है भंग योग है कि चंद्रमा यदि गुरु से दृष्ट हो तो भी जो है केमद्रुम योग भंग हो जाता है। देखिए, मैं तो ये मानता हूं और कि चंद्रमा पे यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो अर्ध गज केसरी योग बनता है। ऐसा हमने गज केसरी योग वाले पिछले वीडियो में भी बातचीत हुई है। तो देखिए, चंद्रमा क्या है, अपना भौतिक परिणाम गुरु के माध्यम से विशेष करके देता है। तो यदि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो लेकिन गुरु देख रहा हो तो यह अर्धगज केसरी योग के समान फल करता है, यानी केमद्रुम योग भंग हो जाता है और ऐसा जातक में हेल्प करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वह दूसरों के दुखों से दुखी होता है और परोपकार करता है, यानी कि पोषण की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जैसा कि सर्वविदित है कि चंद्रमा में मातृत्व की भावना ज्यादा होती है, पोषण की भावना ज्यादा होती है। तो चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ने से केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तृतीय प्रकार का जो भंग है, चंद्रमा अपने अधिमित्र क्षेत्र में हो, माने मित्र के घर में हो, उच्च राशि में हो, या अपने घर का हो, अपने राशि का हो, या अपने नवांश में हो, तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। और इसके बावजूद अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही शुभ परिणाम भी देता है। तो सर, यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार टोक कर कुछ पूछना चाहूंगी कि अगर गुरु से अगर इसका नवपंचम योग बन रहा है तो भी ये फलित हो, तो भी ये भंग होगा, है ना? हाँ, नव पंचम बन जाएगा या सप्तम में बन जाएगा जी। ये तो देखिए, केमद्रुम योग तो मतलब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है जी जी, तभी बनता है। तो यदि गुरु पंचम में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, भाग्य स्थान पे बैठ जाए तो तीनों ही जगह से वो चंद्रमा पे दृष्टि करेगा, तो उस जातक का एक केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। एक चीज और है जो कि महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा से यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो, जैसे चंद्रमा से केंद्र में बुध हो, शुक्र हो, तो भी जो है केमद्रुम योग भंग हो जाता है। और अगर इसके विपरीत होता है, मतलब मान लीजिए शनि मंगल के साथ में नवपंचम योग हो रहा हो, या फिर राहु चंद्रमा से केंद्र में हो, तो उस स्थिति में क्या होगा सर? देखिए, उस स्थिति में राजयोग तो भंग नहीं होगा, केमद्रुम योग तो भंग नहीं होगा। अब देखिए, उसका अब शुभ ग्रह अगर केंद्र में हो तो उसका असर ज्यादा है। अगर अशुभ ग्रह जो है केंद्र में है तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो फल तो मतलब मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से भंग नहीं होगा। लेकिन यदि चंद्रमा से शुभ ग्रह जैसे केंद्र में हो, बुध शुक्र बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो भंग हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। वो दिखेगा जो है केमद्रुम योग है, लेकिन उसका अशुभ फल नहीं होगा बल्कि उसका शुभ फल होगा। और एक चीज ये भी है कि चंद्रमा से यदि गुरु दशम भाव में हो जी, तभी जो है तब तो मतलब एक अच्छा जिससे गज केसरी योगी में भले ही वो केमद्रुम योग रहेगा, आगे पीछे नहीं ग्रह होंगे, लेकिन चंद्रमा से गुरु ये दशम भाव में हो तो सबसे उत्तम प्रकार से केमद्रुम योग भंग हो जाएगा।
क्योंकि हमने पिछली बार ही बताया था कि केंद्र स्थान में 10वां स्थान सबसे शुभ होता है। और चंद्रमा से 10वें स्थान पे गुरु बैठा हो और चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो पूर्ण रूप से केंद्र योग भंग हो जाता है। तो गुरु से बृहस्पति का हुआ, और उसी प्रकार अगर शुक्र बैठते हैं दशम में तो हाँ तो भी अच्छा है, लेकिन गुरु से ज्यादा अच्छा बनता है जी। क्योंकि इसीलिए देखिए गज केसरी योग भी जो है वो बृहस्पति से बनता है, क्योंकि चंद्रमा, हालांकि सूर्य और चंद्रमा आध्यात्मिक ग्रह हैं, बाकी जो 5 ग्रह हैं मतलब कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये भौतिक ग्रह हैं। लेकिन इन भौतिक ग्रहों में जब चंद्रमा का गुरु से विशेष संबंध बनता है तो वो ज्यादा राजयोग कारक होता है जी। बहुत बढ़िया। तो अब हम इसी बात पर आते हैं, अधियोग के बारे में आते हैं। ये भी चंद्रमा से बनने वाला राजयोग है, बहुत ही सुंदर योग है। और अधियोग के बारे में तो मेरा अध्ययन मतलब यही है कि यदि अच्छा ये दोनों से बनता है, चंद्रमा से बनता है, लग्न से बनता है, चंद्रमा से भी लग्न से, दोनों से अधियोग बनता है। तो यदि चंद्रमा से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो अधियोग होता है। उसमें उत्पन्न जातक ग्रहों के बलानुसार राजा, मंत्री या सेनापति होता है। परंतु ये तो देखिए, ये तो पिछले मतलब जो ज्योतिष लिखा गया था उस समय होते थे, राजा मंत्री होते थे। लेकिन आज के युग में अगर अधियोग बन रहा है, यानी चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें भाव में यदि ग्रह हो तो ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित होता है और विशेष धन की विशेष संपदा होती है और विशेष व्यक्ति बहुत ही ऊंचाई तक जाता है। लेकिन अब इसमें अंतर है कि अगर वो शुभ ग्रहों से बन रहा है तो और अच्छा हो जाएगा, यदि वो अशुभ ग्रहों से बनेगा तो उतना अच्छा फल नहीं देगा लेकिन उतना अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, लेकिन अधियोग में देखिए, अब 6ठे, 8वें अगर 6ठे और 8वें भाव में यदि गुरु बैठ जाएगा तो अधियोग तो बनेगा, तब भी बनेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छा उस समय होगा यदि गुरु सप्तम में बैठे। अन्य ग्रह 6ठे, 8वें बैठे और गुरु सप्तम में बैठे तो जो अधियोग बनेगा वह उत्तम होगा और उत्तम होगा, जिससे उसके ग्रहों के बल से, उसके स्थिति से उसका फल बढ़ जाता है या उसका फल जो है घट भी जाता है। देखिए चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए। अब देखिए अधियोग को हम कैसे हम समझेंगे, चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए। अब जब चंद्रमा से 6ठे बैठा जो भी ग्रह है वह अपने 7वें दृष्टि से द्वादश को देखेगा। अब चंद्रमा से जो सप्तम में बैठा है ग्रह वह अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा और चंद्रमा से जब 8वें जो बैठा है ग्रह वह अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेगा। यानी कि आप देखिए कि बात मतलब वही आ रही है कि जैसे अब 6ठे, 7वें, 8वें में बैठा ग्रह चंद्रमा और उसके आगे पीछे दोनों स्थानों को देखेगा, इस तरह से चंद्रमा को एक बल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा और चंद्रमा जो है सपोर्ट मिलने से उसका बल बढ़ जाता है। ज्योतिष में ऐसा बहुत जगह वर्णन भी है कि चंद्रमा को यदि 3 ग्रह दृष्टि कर लें या 3 ग्रह उससे किसी न किसी बात अच्छे संबंध अगर बना लें तो बहुत बड़ा राजयोग होता है, क्योंकि सारा कुछ जो है मन से ही चलता है। अगर मन बलवान है तो शरीर चाहे जैसा भी हो, छोटा है या चाहे हाइट बड़ी भी हो, लेकिन अगर मानसिक बल है तो वह निश्चित है कि अपने उद्देश्य में सफल होगा। तो इसी प्रकार अब देखिए चंद्रमा मतलब कि अधियोग, अब जैसे कि इसमें अब 2 बातें हैं। यदि चंद्रमा जो है लग्न में बैठ जाए तो चंद्रमा से भी बन गया अधियोग और फिर लग्न से भी अधियोग मतलब बन गया तो और अच्छा हो गया ये। लेकिन यदि चंद्रमा 7वें बैठा है तो उससे अगर अधियोग बन रहा है तो यानी लग्न में होंगे ग्रह और द्वितीय होंगे ग्रह और द्वादश होंगे ग्रह, तो चंद्रमा को भी मिला सपोर्ट और जन्म लग्न को भी मिला सपोर्ट। तो इसलिए इस तरह से जब अधियोग बनेगा तो इसका फल और बढ़ जाएगा।
अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है कि अब देखिए, अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हालांकि अधियोग का तो यही है कि चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें में जब भी ग्रह बैठते हैं तो अधियोग बनता है। लेकिन अगर मैंने ये भी देखा है कि चंद्रमा से छठे या सातवें या किसी दो भावों में भी अगर ग्रह बैठे हैं तो भी उसका कुछ परसेंटेज तो अधियोग का फल तो मिलता ही है। जी। देखिए, शुभ ग्रहों से अधियोग बने तो बहुत शुभ है, यदि पाप ग्रहों से अधियोग बने तो थोड़ा देखिए क्या है कि जब पाप ग्रहों से राजयोग बनता है तो फल मिलेगा, लेकिन वो संघर्ष को बढ़ा देता है, संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन परिणाम तो मिलना है अल्टीमेटली। अच्छा, एक हम आपको एक उदाहरण हम देंगे, हमारे एक जानने वाले हैं, जरूर जरूर। उनका उनका जो है लग्न और चंद्र राशि एक ही है, और किसी न किसी प्रकार से केवल केतु को छोड़ करके सारे ग्रह लग्न और चंद्रमा पे असर कर रहे हैं, चाहे वो अष्टम बैठ करके द्वितीय को देख रहे हैं, चाहे वो सप्तम बैठ करके, चाहे जैसे भी वो लग्न और चंद्रमा दोनों पर असर जो है डाल रहे हैं, जबकि उनकी कुंडली में केमद्रुम योग भी है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन छठे मतलब सातवें और आठवें भाव में है, और फिर जो है भाग्य में है, तो वो किसी न किसी रूप में जो है लग्न और चंद्रमा दोनों पर एक संबंध बना रहे हैं। तो मैंने देखा है कि वो एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और अपने मतलब कि क्षेत्र में सबसे शीर्ष पद पे थे वो। तो ऐसा नहीं है कि केमद्रुम योग है तो एकदम से जातक नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उनकी भी पत्री में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सातवें आठवें भाग्य में बैठे हुए सभी ग्रह लग्न पे कहीं कहीं या चंद्रमा पे कहीं कहीं दृष्टि या उससे कहीं के संबंध जो है बना रहे हैं। तो अधियोग अच्छा राजयोग है, और इसमें उत्पन्न हुआ जातक ग्रहों के बलानुसार प्रतिष्ठित, धनी और सम्मानित होता है। इसी प्रकार एक चंद्रमा से अशुभ योग भी और बनता है, सकट योग, जिसके नाम से जानते हैं हम, कि यदि चंद्रमा से छठे और आठवें भाव में बृहस्पति हो तो सकट योग बनता है। देखिए, अब आपके हर जगह देखिए कि चंद्रमा से बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन अब आप यहां देखिए कि चंद्रमा की बृहस्पति से अगर अशुभ स्थिति हो गई, छठे आठवें की स्थिति हो गई, तो सकट नाम का अशुभ योग बनता है। तो इसका मतलब चंद्रमा अपना विशेष परिणाम जो है गुरु के माध्यम से करता है। लेकिन यह भी एक बात है कि चंद्रमा से अगर केंद्र भाव में या फिर लग्न से केंद्र भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो सकट योग का परिणाम घट जाता है या सकट योग भंग हो जाता है। अब हम आते हैं कि सबसे मेन जो राजयोग है, जिसे मतलब सुनफा, अनफा और दुरुधरा योग कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महर्षि पराशर के अनुसार चंद्रमा से द्वितीय, द्वादश या उभयगत माने दोनों ओर सूर्य के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के द्वारा क्रमशः सुनफा, अनफा और दुरुधरा योग होते हैं। अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य के अतिरिक्त अगर अन्य ग्रह बैठे हो तो जी सुनफा योग, और चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त अगर अन्य ग्रह बैठे हो तो अनफा योग होता है, और चंद्रमा के दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त अगर अन्य ग्रह बैठे हो तो दुरुधरा योग कहते हैं। ये है तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग हैं। और इसमें देखिए, सूर्य से अन्य ग्रह का मतलब उसमें 5 ग्रह हैं, राहु केतु उसमें नहीं है जी। सूर्य से अन्य ग्रह का सिर्फ 5 ग्रहों से मतलब है, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। जी जी जी। राहु केतु अगर चंद्रमा से द्वादश या द्वितीय बैठते हैं तो फिर ये फिर अनफा, सुनफा या दुरुधरा योग में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि
अब देखिए, जैसे सुनफा योग में जब कोई उत्पन्न होता जन, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है, और इसमें उत्पन्न जातक राजा या राजा के जैसा सदृश बुद्धिमान होता है, धनी होता है, विख्यात होता है, और अपने परिश्रम से धन को अर्जित करता है। यदि चंद्रमा से द्वादश भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह बैठा है तो अनफा योग होता है, और अनफा योग में उत्पन्न जातक निरोगी, सुंदर, सुशील और यशस्वी होता है। और यदि चंद्रमा के द्वितीय द्वादश दोनों में ग्रह हो तो दुरु धरा योग कहते हैं, और इस योग में उत्पन्न जातक धनी, ज्ञानवान, दानी, सुखी और नौकर चाकर से युक्त होता है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि चंद्रमा अगर क्षीण हो तो सुनफाद योगों का, इसको मतलब अनफा, सुनफा और दुरु धरा को हम शॉर्ट फॉर्म में सुनफाद योग कहेंगे। तो चंद्रमा यदि क्षीण हो तो सुनफाद योगों का फल घट जाता है। और उसी प्रकार से चंद्रमा से जो सुनफाद योग बनाने वाले जो ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध आदि जो है ग्रह, अगर वो क्षीण हो, अस्त हो, या जो है किसी नीच राशि में हो अपने, तो जो राजयोग बनेगा उसका फल घट जाएगा। जी जी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बल देखना जरूरी है कि चंद्रमा का बल क्या है, या जो अन्य ग्रह जो मतलब इससे अनफा सुनफा जो है योग बना रहे हैं, उसमें क्या है, बल है। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा हो, अन्य ग्रह भी अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है इसका फल बहुत बढ़ जाएगा, और जातक बहुत ही उन्नति और अपना उसका आत्मबल बहुत ज्यादा होगा, और उसकी संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा होगी, और संकल्प शक्ति से वह बड़े से बड़े काम को कर सकता है। तो मेरा एक कहने का तात्पर्य है कि यदि शुभ ग्रहों से सुनफाद योग बने, बलवान ग्रहों से सुनफाद योग बने तो शुभ होता है, और यदि अशुभ ग्रहों से सुनफाद योग बने तो फल मिलेगा, लेकिन संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी जी। अशुभ योग से भी, अशुभ ग्रहों से भी बने, लेकिन वो बलवान हो तो फल मिलेगा, लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें हम एक चीज पे आते हैं कि जो है, अब जैसे यदि जो है सुनफाद योग मंगल के द्वारा यदि सुनफाद योग बनता है, यानी मंगल यदि चंद्रमा से द्वितीय या द्वादश में हो तो जातक उत्साही होता है, उसमें सूरता होती है, और वह धन एवं सम्मान से युक्त होता है। यदि बुध से सुनफाद योग बनता है तो जातक कार्य कुशल होता है, शालीन भाषा बोलता है और चतुर होता है। बृहस्पति से यदि सुनफाद योग बनते हैं तो धन, धर्म एवं सुख मिलता है, और राजा द्वारा सम्मानित होता है। जी। शुक्र से यदि सुनफाद योग बनता है तो जातक धनी, वाहन से युक्त और सुंदर होता है। जी। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि शनि से यदि सुनफाद योग बनता है तो जातक का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। परंतु एक चीज मैंने देखा है कि यदि चंद्रमा से शनि द्वितीय बैठा हो तो ऐसा जातक दानी स्वभाव का होता है, परोपकारी होता है। यदि शनि बकरी हो जाए तो फिर यह फल और बढ़ जाता है, यानी उसकी दान देने की क्षमता और बढ़ जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है। जी जी जी। तो बैठता है तब ऐसा होता है, या द्वादश? नहीं, द्वादश में भी फल होता है, लेकिन चंद्रमा से जो मेरा अनुभव है कि चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है, बकरी हो तो और यह गुण बढ़ जाता है। तो ऐसा मेरा अनुभव है। तो इसे लोग देखेंगे कि वह अलग प्रकार का व्यक्ति होता है और दूसरों के लिए जीता है।
जी जी जरूर। यहाँ मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगी कि व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने अभी जो पॉइंट बताया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप लोग अपनी कुंडली में देखिए या अपने देखने में आता है तो जरूर, नोटिस में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि ये इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट की टेस्टिंग भी होगी। जरूर जरूर भाई, ये तो मतलब देखिए, ये एक रिसर्च का विषय है, ज्योतिष रिसर्च का विषय है, और इसमें जो है अनुभव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, एक चीज बहुत बार ऐसा भी मन में आता है कि भाई चंद्रमा यदि अष्टम में बैठ गया तो क्या कि दुरुधरा योग बनेगा, क्या जो है अनफा सुनफा योग बनेगा। तो मेरा इस पर ये बताना है कि चंद्रमा एक लग्न का स्वरूप होता है। जैसे जन्म लग्न होता है उसी तरह से चंद्र लग्न होता है। तो वह अगर अष्टम में बैठ जाए चंद्रमा और वहां जो है अनफा और सुनफा दुरुधरा योग बने, यदि यह द्वादश में बैठ करके अनफा सुनफा या दुरुधरा योग बनाता है तो भी उसका मिलेगा फल, अच्छा मिलेगा फल। लेकिन यदि जो है केंद्र से चंद्रमा शुभ भाव में बैठा हो तो यह फल और बढ़ जाता है। मिलेगा तब भी फल जब चंद्रमा छठे भी हो, आठवें या द्वादश हो तो अनफा योग बनते हो तो भी मिलेगा फल। लेकिन बट ये ज्यादा अच्छा तब मिलेगा कि जब ये केंद्र से शुभ भाव में हो चंद्रमा। तो ये भी एक विचारणीय विषय है, और लेकिन फल मिलेगा। जी सर, यहाँ पे एक और चीज, इस पर आप अपना विचार बताएं कि अगर मान लीजिए लग्न स्थान में शनि और गुरु जैसे ग्रह हैं और द्वितीय स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो द्वादश स्थान पर दो बहुत स्ट्रांग ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस पर आपके क्या विचार है? इस पर किस तरह का फलित आएगा? देखिए, वो तो युति का फल हो गया। चंद्रमा से द्वादश में जो है सूर्य गुरु और शनि बैठा है, तो ये तो एक युति का फल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो अनफा जो योग बन रहा है ये अनफा योग बनेगा। तो अनफा योग में गुरु और शनि दोनों का फल होगा, दोनों का सम्मिलित फल होगा। अब आप अगर देखें कि ज्योतिष में गुरु शनि का संबंध बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है जी, क्योंकि शनि के गुरु हैं बृहस्पति देव जो है वो शनि के गुरु हैं। अब ऐसा हमने देखा है कि शनि में गुरु की अंतरदशा या गुरु में शनि की अंतरदशा या शनि और गुरु का किसी भी प्रकार से संबंध जो है वो हमारा जो अनुभव है बहुत ही शुभ होता है। तो अगर चंद्रमा से द्वादश में गुरु शनि की युति है तो बहुत ही सुंदर फल होगा इसका। और जातक जो है जज जैसे मतलब कि जैसे कि उसके अंदर एक न्यायप्रियता होगी, अपने के अवलोकन करने की क्षमता उसके अंदर होगी। यहाँ मैंने एक जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है सर, जरूर एडअप करना चाहूंगी कि जब इस तरह का योग बनता है तो मैंने देखा है कि जातक जो होता है वो उसमें फॉरगिवनेस की बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं, वो क्षमाशील होता है और लोगों के लिए ग्रजेस नहीं रखता है। उसी के साथ में जज करने का वही स्वभाव नहीं होता है उसमें। और ये जरूर अगर लग्न स्थान में बन रहा है तो डेफिनेटली ये बातें उस जातक में डेफिनेटली होंगी। बहुत सही कह रही हैं सत्या जी। आप अगर देखिए कि चंद्रमा में, इसीलिए तो चंद्रमा की विशेषता है कि चंद्रमा से जब सुंदर राजयोग बनेंगे, भाई चंद्रमा क्या है कि सूर्य की जो तीक्ष्ण किरणें हैं, चंद्रमा उसको शुभ किरणों में बदलता है। मातृत्व की भावना होती है कि जब चंद्रमा से जब राजयोग बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पोषण की क्षमता तो आएगी, लोगों का हेल्प, क्षमा करना, फॉरगिवनेस जैसा आपने अभी बोला, क्षमा करना, धैर्यशील होना, और ये गुण तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसे यही तो महत्वपूर्ण बात है। इनमें ये धैर्यवान भी होते हैं और पेशेंस लेवल इनका बहुत हाई होता है, क्योंकि आपसे बात करते हुए, पर्टिकुलरली इस योग के ऊपर बात करते हुए, कुछ कुंडलियां मेरे दिमाग में दौड़ गई और ये पर्टिकुलर योग भी याद आया। तो उन जातकों में मैंने ये चीजें बहुत नोटिस करी हैं और उसका परिणाम उनको करियर में भी बहुत अच्छा मिला है। भले ही थोड़ा लेट मिला है पर इसका परिणाम बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छे ओहदे पर गए हैं। और इवन पर्सनल लाइफ में भी अगर उनकी छवि देखी जाए तो वो छवि बहुत शांति प्रिय लगती है और बहुत धैर्यवान लगती है। सत्य है, सत्य भाई, चंद्रमा का बलि होना आवश्यक है।
इसीलिए देखिए ज्योतिष में इसीलिए क्षीण चंद्रमा या बलहीन चंद्रमा को पाप ग्रह माना गया है, लेकिन बलवान चंद्रमा को या चंद्रमा से जब सुंदर राजयोग बनते हैं उसे अच्छा योग माना गया है। इसीलिए चंद्राध योग देखिए बहुत है, मतलब कि अधियोग है, अल्फा सुनफाद योग है, गज केसरी योग है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा में बल होगा, जाहिर सी बात है कि पोषण की भावना तो आनी ही है। बिल्कुल। अब देखिए अब इसके पीछे जैसे कि कुछ उपाय भी हम बताना हम चाहेंगे। जैसे कि देखिए ज्योतिष का उद्देश्य तो रेमेडियल है ही है, उपचारात्मक है ही है। जैसे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर की विशेषता उसको जैसे इसी को पेट का रोग हो गया, अब यदि जो है डॉक्टर उसके पेट के बारे में सारा कुछ बता दे, लेकिन उस मरीज से क्या फायदा? लेकिन उस मरीज से तो ये फायदा होगा कि डॉक्टर किस तरह की कौन सी अच्छी दवा लिखता है जिसकी वजह से उसका पेट ठीक हो जाए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष को जानने का मतलब ये फायदा है भाई। देखिए ज्योतिष को जानिए, ज्योतिष को जान करके अपने जो कुंडली में जो दोष है उस दोषों का उपाय करिए, धैर्य रखिए, धैर्यशील होकर के उस दोषों का उपाय करिए। और लेकिन एक चीज मैं ये भी बताना मैं चाहूंगा कि उपाय भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ उपाय जो है शॉर्टकट वाले उपाय होते हैं। एक आदमी ने मुझसे बताया कि हमने जब कभी शॉर्टकट उपाय हमने किया तो हमको फायदा तो हो गया, लेकिन अगली बार जब वो संकट आया तो वो दुगने बेग में आया और वह उपाय भी मैंने किया, वो फायदा नहीं हुआ। तो एक किसी व्यक्ति का पर्सनल अनुभव उन्होंने मुझसे शेयर किया। इसलिए हमेशा जो उपाय हो वो अच्छे उपाय हो और जिससे जो है लोगों का भला हो, और वैदिक उपाय हो तो हम समझते हैं सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे हाँ, ये यहाँ पर आयुर्वेद का पॉइंट बहुत ही अच्छा फिट बैठता है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि बहुत लंबे समय में या शॉर्टकट उपाय करने पर तुरंत वो अगली बार जब उद्भव हुआ तो वो बैकफायर हो गया या बहुत ज्यादा वेग से आया। तो इसी प्रकार जब हम एलोपैथी और आयुर्वेद की बात करते हैं, आपका अगर सर दुख रहा है तो आप एस्पिरिन लेके आपका सर दर्द रिमूव कर सकते हैं, परंतु सर दर्द अगर बार बार हो रहा है, जब तक आप उसकी जड़ में नहीं जाएंगे कि इसका हाँ, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही तर्क कर रहे हैं। तो आयुर्वेद का अगर जब आप हेल्प लेते हैं या आयुर्वेद की मेडिसिन आप लेते हैं तो उसका अनुभव ये आता है कि देर लग रही है, भले ही 1 महीना लग सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि वो जड़ से ये चीज। हाँ, अगर जड़ से खत्म करना है तो उस स्तर का उपाय भी होना चाहिए। और देखिए ये जो है, देखिए रोग शोक दुख जो है पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप मिलते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे कि हमारे पाप नष्ट हो, तो जाहिर सी बात है कि यह योग तो इस दुर्योग का जैसे केमद्रुम योग है, सकट योग है, इसका तो अपने आप ही असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके लिए हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि भाई चंद्रमा के मंत्रों का जप हो। जिस किसी के द्वारा अशुभ योग बन रहा है उसके मंत्रों का जप हो, सबसे उत्तम है। इसके बाद हम कुछ और हम आगे हम कहें भाई चंद्रमा माता है, जैसे हमने ये भी बताया सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई हैं, ये चीज हम बता चुके हैं पिछले की वीडियो में। तो चंद्रमा जो है माता है, तो अगर चंद्रमा से अशुभ योग बन रहे हैं, ना भी अच्छे भी अगर राजयोग बन रहे हैं, तो भी हमें अपने माता की सेवा करना चाहिए, विधिवत उनका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद अगर हम चंद्रमा के मंत्र का जपवाएंगे या चंद्रमा का दान करेंगे या अन्य हम उपाय हम करेंगे तो जल्दी परिणाम हमको मिलेगा। तो पहला है उपाय है कि माता की सेवा करें। दूसरा उपाय है कि चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जप कराएं। हाँ, यदि सकट योग बन रहा है तो गुरु के भी वैदिक मंत्र का जप कराएं, और हर महीने एक रुद्राभिषेक कराएं। ये उपाय उनके लिए भी है जिनका अधियोग भी बन रहा हो, जिनका अनफा सुनफाद योग बन रहा है, उनके लिए भी ये उपाय है कि अगर वो लोग भी उपाय करेंगे तो चंद्रमा और ज्यादा मजबूत होगा और उसका फल अच्छा होगा। तो
इसके लिए हम बताएंगे कि हर महीने में एक बार रुद्राभिषेक रखें, और रुद्राभिषेक के लिए दिन होता है, शिववास होता है। शिववास में ही रुद्राभिषेक रखना सबसे शुभ परिणामदायक होता है। तो ये रखें। हाँ, लेकिन जो लोग रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, उनको जो है प्रतिदिन स्नान करके 1 लोटा जल लें और थोड़ा सा उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला लें, और भगवान शिव के मंदिर में जा करके ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पे जल डाल दें। और शाम के समय एक घी का दिया भगवान शिवलिंग के पास कहीं भी जाकर के रख दें। ये बहुत ही उत्तम उपाय है, और इसका अनवरत अगर करें तो कुछ दिनों में धन धान्य स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके हाँ बताएं। अगर आपने जो लोटे वाला जो बताया जल डालकर, तो अगर उसमें गंगा जल नहीं है किसी जातक के पास में, तो कोई और इसमें तो सिंपल जल डाल दें। अगर गंगा जल है नहीं तो सामान्य जल से कर दें, अगर हो तो अति उत्तम होगा जी। या उसमें थोड़ा दूध डाल लें। हाँ, दूध डाल लें, गाय का दूध तो उसका डेफिनेटली उपयोग हो सकता है। जी जी जी। और पूर्णमासी एवं अमावस्या को अनाज का दान करें जी। श्री सूक्त का पाठ करें जी। सुबह शाम घर में कपूर से आरती करें, और एक घी का दिया जलाएं सुबह शाम, अपने मंदिर के बगल में रख दें, और वो जो है दीपक थोड़ी देर तक जलता रहे जी। और इसके अलावा देखिए, हमारा तो सबसे एक चीज मानना है कि जो इंसान अपने माता पिता की विधिवत सेवा करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। अगर कष्ट आएंगे भी तो वो कोई न कोई रास्ता बनेगा, उसका हल निकलेगा, वो कष्ट से पार हो जाएगा। उसी प्रकार से पत्नी लक्ष्मी होती है। अगर कोई इंसान अपने पत्नी को लक्ष्मी मान करके सम्मान अगर करता है, तो उसके घर कभी धन की कमी नहीं हो सकती है। तो इसका भी ध्यान रखें कि माता पिता को भगवान माने और पत्नी को लक्ष्मी मान करके सम्मान अगर करें, तो भी धन धान्य और समृद्धि की वृद्धि होती है, और संकट जो है दूर होते हैं। तो यही मेरा उपाय है। और इतने उपाय के करने से चाहे कितना भी चंद्रमा कृत दोष हो, वो धीरे 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 दोष दूर होता दिखेगा। पत्री में दोष है, लेकिन वो धीरे धीरे दोष दूर होगा और इंसान समृद्ध, स्वस्थ और सुखी रहेगा। बहुत बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि अभी के झटपट लाइफ में होता क्या है कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत बार आते जाते ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका हम शायद मीनिंग नहीं करते हैं, बट अर्थ जब निकाला जाए तो वो बहुत हर्टिंग होते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, या स्पेशली सारे उपाय एक तरफ, और माता पिता, स्पेशली माता को, क्योंकि हम चंद्र आदि के योगों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी वाणी हमारी माता के लिए बहुत अच्छी रहे या आदर पूर्वक रहे, तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि सारे उपाय एक तरफ, और ये उपाय अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ये अरे आप ये भी देखिए सत्या जी कि केवल श्रवण अपने माता पिता को लेकर के इतना डिवोटेड थे, उनको तीर्थ यात्रा पे अपने कंधे पे ले गए, अंधी माता पिता को, तो उसी से देखिए अमर हो गए हो। तो देखिए अगर कुछ आगे बढ़ना है तो अलग बनना पड़ेगा। अगर ध्रुव ने अगर नहीं तपस्या की होती तो क्या उनको दुर्लोक मिलता? इसीलिए जो है अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग हट करके कार्य करना पड़ेगा, और वो चीज यही है भाई। ज्योतिष जो है ये भी तो एक प्रकार से कर्म फल सिद्धांत है पर आधारित है। इसीलिए सबसे प्रथम उपचार तो यही है कि हम अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा हम करें। बिल्कुल सर, आगे बढ़ना चाहिए पर अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, सत्य है। माता पिता हमारी जड़ें हैं, वहीं से हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया उपाय है।
जरूर जरूर जरूर। कुछ लोग देखे हैं सर मैंने, आज भी सुबह उठकर अपनी माता पिता के चरण छूते हैं, और सही ऐसे है वो, करने सही के लिए है। करते हैं ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, दिल से करते हैं, आदत में दिल है और से। दिल से भी करते हैं। हाँ, दिल से तो करते हैं। उनकी पर्सनालिटी में ही मतलब चंद्र के गुण दिखाई देते हैं कि शांत है स्वभाव से, आपके उनके चेहरे पर भी आपको बहुत कामनेस फील होगा, उनकी आंखों में भी आपको बहुत एक शांतता दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं बचपन से ये मूक संस्कार होते हैं कि माता पिता के चरण छूने चाहिए या बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें हमारे माता पिता जरूर बताते हैं, बट इसका परिणाम जब हम बड़े होते हैं, रैशनल थिंकिंग जब हमारी आती है, तो उसमें जरूर झलकता है ये। सत्य है, सत्य है, और होना चाहिए। और इसी से सभी सुखों की जो है प्राप्ति संभव है, और अपने जन्म कुंडली के दोषों को हमेशा उपाय करके धीरे धीरे उसको हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगला है दुर्धर आयोग, है ना सर? वो तो हो गया, हो जी। गया, हो गया सब, हो गया सब, उपाय तो हो गया सब। अब जो है अच्छा है। अब मतलब इसका अपने हर हर जातक अपनी कुंडली को देखे कि किस प्रकार का दोष है, और उसी दोषों के अनुसार से उसका उपाय करे, और वो सुखी समृद्ध हो सकता है। और जिसके पत्री में अच्छे राजयोग भी हैं, तो वह जो है वो भी उपाय करके अपनी पात्रता को और बढ़ा सकता है। एक चीज और हम सतर्कता जी बताएंगे जी कि बोलिए। ये ऐसा है, ये ऐसा मतलब कि अगर चंद्रमा से अशुभ योग बन रहे हैं और आपकी पत्री में अन्य भी राजयोग हैं, तो उन राजयोगों का फल भी उतना नहीं मिलेगा। इसलिए चंद्रमा से जो बनने वाले राजयोग या दुर्योग हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर कुछ दोष है तो उसकी शांति करके, उपाय करके हम उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बहुत आज का जो आज के योग का जो सेशन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लेवल पे आते हैं ये योग, परंतु इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बेसिक लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें रहती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ब्लॉकेजेस रहते हैं हमारे दिमाग में। तो इस योग से बहुत सारे ब्लॉकेजेस डेफिनेटली दूर हुए होंगे, और आपने इतने अच्छे उपाय बताए हैं, तो हमारे दर्शक उन उपायों को जरूर करें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। सर और कुछ कहना चाहते हैं सर आप? बस इतना ही, बस केवल अपने हम इतना ही हम कहेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब तक दान पुण्य अगर कोई आदमी करता है तो जरूर उसको जल्दी फायदा होगा, और वह अपने एम को भी प्राप्त कर सकता है। जी, मेरा यही कहना है। बिल्कुल सर। तो हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं, और आगे एक और नए योगों की सीरीज, नए योगों का एक कॉम्बिनेशन लेकर वापस एक नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जी हाँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मिलते हैं अगले वीडियो में सर। जरूर।